गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर। ओके, इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या होता है बेटा, कैपेसिटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर को जब हम कनेक्ट करते तो उसकी जो लास्ट है वो आपको गिवन नहीं रहता। मीन्स वो आपको आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो कहीं पर एंड होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूँ कि इनफाइनाइट चेन कैसे बनेगा, तो लाइक मैंने लिखा ठीक है, ये जो है आपका आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये कहीं पर एंड ही नहीं हो रहा। ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है। ठीक है, इस तरीके से है। तो आपको यहाँ पर कहीं पर एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसको इनफाइनाइट चेन कहेंगे। चेन दिख रहा है आपको, प्लस ये कहीं पर खत्म हुआ नहीं दिख रहा, तो इनफाइनाइट हो गया भाई। इनफाइनाइट तक गया हुआ है, हमें पता नहीं कहां तक गया हुआ है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जब कॉम्बिनेशंस होंगे हम उसको क्या कहेंगे बेटे, इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। जब इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर की प्रॉब्लम होंगे, इसमें एक अच्छी बात होती है और वो है कि आपको हर मीन्स आपको चीजें ना रिपीट होती हुई दिखेंगी। ठीक है, एक यूनिट है और वही यूनिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि देखिए, मान लो मैं इसको बोल लेता हूं बेटा 2 माइक्रोफेराड एंड इसको बोल लेता हूं 4 माइक्रोफेराड। अगेन इसको कहता हूं 2 माइक्रोफेराड, इसको कहता हूं 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड। तो इस तरीके से गया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, आप क्या देख रहे हो, ये एक यूनिट है 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड का। देन ये फिर से 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड का एक यूनिट है। देन अगेन देखो ये 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड का फिर से एक यूनिट है। तो ये एक एक यूनिट मिल करके, है ना, आपको क्या बन गए हैं, इनफाइनाइट चेन बन गए हैं, है ना बेटे। तो एक ही चेन मींस एक ही यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और वो इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। तो जब भी आपको इनफाइनाइट चेन वाला प्रॉब्लम होगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि उसमें एक यूनिट है जो वही बार बार रिपीट हो रहा है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, तो हमने ढूंढ लिया कि हमारा ये एक यूनिट है और ये इनफाइनाइट है। अब बेटे आप सोचो खुद कि अगर कोई चीज मेरे पास इनफाइनाइट नंबर है, किसी चीज की संख्या हमारे पास इनफाइनाइट है, ओके, तो उसमें से अगर मैं एक निकाल लूं तो क्या बचेगा? अब भी वो इनफाइनाइट ही बचेगा, है ना, अब भी वो इनफाइनाइट ही बचेगा अगर हमने उससे एक निकाल भी लिया तो भी। आ रही मेरी बात समझ में? लाइक कि अगर मेरे पास एक समंदर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक समंदर है, अगर उसमें से हमने एक बकेट वाटर निकाल लिया, क्या फर्क पड़ जाना है समंदर के हाइट के ऊपर या डेप्थ के ऊपर? कुछ भी नहीं, वैसा ही है, इनफाइनाइट है। इसमें से एक अगर यूनिट हमने निकाल लिया तो भी इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं इनफाइनाइट चेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कैसे यूज होता है समझते। मान लो बेटा हमें क्या करना है, इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज सी ए बी, दिस वी हैव टू फाइंड। क्लियर है मेरी बात? ये हमें पता करना है। अच्छे से आ रहा है समझ में? ठीक, चलिए अब बेटे, तो इस पूरे इनफाइनाइट चेन का, इस पूरे सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमने मान लिया कितना बेटा, C मान लिया।
कितना मान लिया बेटा, C मान लिया। इनफिनाइट चेन का इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो हमने पहले ही मान लिया, कितना, C मान लिया। ठीक, अब सोचो बेटा कि इसके जो एक यूनिट है ना वो मैं अलग कर लेता हूं, एक यूनिट को सेपरेट कर लेता हूं। ठीक, ऐसा हमने एक यूनिट को सेपरेट कर लिया, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड। आगे फिर से क्या बच गया बेटा, कंटिन्यू। तो जैसा मैंने आपको बोला बेटा, इनफाइनाइट में से अगर आप एक यूनिट निकाल भी लेते हो तो जो रेस्ट सर्किट बचेगा वो अब भी कैसा है, वो अब भी जो है इनफाइनाइट ही है, वो अब भी कैसा है बेटा, इनफाइनाइट ही है ना। ये आपको आगे भी चलता जाएगा। आ रहा है समझ में, ये आपको आगे चलता जाएगा। क्लियर है, ओके। अब बेटा मैंने क्या बोला आपको कि जब वो पूरे एक साथ थे, इनफाइनाइट चेन थे, तो उसका हमने कैपेसिटेंस क्या लिया था, C लिया था। अब वापस हमने एक को अलग कर लिया बेटा, एक को अलग कर लिया, और ये जो बचा ये अब भी क्या है बेटा, वही सेम टाइप का इनफाइनाइट चेन है कि नहीं, अब भी ये इनफाइनाइट चेन है, उसी टाइप का इनफाइनाइट चेन है, तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, C ही आना चाहिए। इसका भी इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, C ही आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसका जो वैल्यू है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इसके बदले हमने क्या लिख लिया, C लिख लिया। ठीक है, इसके बदले हमने क्या लिख लिया, C लिख लिया। ओके बेटे, C। अब बताओ मैंने क्या किया था, एक इनफाइनाइट चेन था, उसमें से एक अलग किया, बाकी जो बचा वो अब भी इनफिनाइट था, उसका कैपेसिटेंस अब भी क्या था, C था। अब उस इनफाइनाइट सीरीज में जो हमने एक अलग किया था उसको वापस से जोड़ दिया, है ना। तो अब भी ये क्या है, अब भी ये इनफाइनाइट चेन ही तो है, नहीं। क्या मतलब हुआ, समंदर था, समंदर से हमने एक बकेट वाटर बाहर किया तो भी समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी वो इनफाइनाइट है। अब समंदर में वापस से वो एक बकेट वाटर डाल दिया, अब भी उसका कुछ चेंज नहीं होगा, वो अब भी क्या है, इनफाइनाइट है। सेम केस है ना, जब हमने सेपरेट किया तब भी वो इनफाइनाइट था, अब इस यूनिट को वापस इसमें जोड़ दिया तब भी ये ओवरऑल क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, है ना बेटा। तो इस सर्किट का अब भी जो कैपेसिटेंस है, अब भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आना चाहिए, C ही आना चाहिए। तो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। अब बेटा इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है बेटा ये और C ये क्या हो गए, सीरीज में हो गए, और उसके साथ ये क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। देन हमारा A और B आ जाएगा, तो C बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, ये और ये आपका सीरीज में है, सीरीज में क्या करते थे बेटा, प्रोडक्ट अपॉन सम करते थे, 4 इंटू C अपॉन 4 प्लस C हो जाएगा, और इसके साथ ये पैरेलल में है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो A और B के बीच में जो चीजें जुड़ी हुई थी वो किसमें जुड़ी हुई थी, इनफाइनाइट थी, तो इनफाइनाइट का हमने क्या माना था, C, तो इसको इक्वल टू क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, है कि नहीं, इसको इक्वल टू C आना चाहिए। चलिए इक्वल टू C कर दिया हमने, तो क्या हो गया बेटा, 4C अपॉन 4 प्लस C इक्वल्स टू C माइनस 2 हो जाएगा। सो 4C इक्वल्स टू 4 प्लस C इंटू C माइनस 2 हो जाएगा। 4C मल्टीप्लाई करो बेटे, 4C माइनस 8 प्लस C स्क्वायर माइनस 2C, ठीक है। ये 4C कैंसिल हो गया बेटे, अपने पास बच रहा है C स्क्वायर माइनस 2C माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। माइनस b करोगे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, माइनस 4ac a और माइनस 8 अपॉन 2a यानी 2। सो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, या 8 चौके 32, 4 क्या हो जा रहा है बेटे 36, 36 2 आ गया। नाउ c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 36 का क्या आ गया बेटा 6 अपॉन 2। तो इसके दो जो वैल्यूज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 प्लस 6 अपॉन 2 एंड 2
minus 6 upon 2 which is 6 plus 2 8 upon 2 4 and 2 minus 6 हो गया बेटा minus 4 upon 2 minus 2। कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को पकड़ लोगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस पूरे इनफाइनाइट चेन का वो कितना आया बेटा 4 माइक्रोफैराड आया। कितना आया 4 माइक्रोफैराड आया। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट चेन। ठीक है, इनफाइनाइट चेन की प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा ही एग्जांपल और लेंगे है ना, और समझने की फिर से दोबारा कोशिश करेंगे। इन्फिनिटी तक ये ले लिया मैंने, मान लो C टू C C टू C C टू C C। ठीक है, इस तरीके से है। ये A है, ये B है। अगेन आपको क्या निकालना है, A से B तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बताओ ये क्या है, वापस से कहां तक गया हुआ बेटा, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। फिर से ये क्या हो गया, इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर्स हो गए, जिसमें दो टाइप के कैपेसिटर्स हमने लगा रखे हैं। एक कैपेसिटर C है, दूसरा कैपेसिटर 2C है। ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर्स को हमने जोड़ करके एक इनफाइनाइट चेन का कैपेसिटर बनाया है। क्लियर है। अब वापस देखो बेटा, तो आपको सबसे पहला जो चीज करना है वो यूनिट को पहचानना है। ठीक है, वो चीज जो रिपीट होती हुई दिख रही है, तो बताओ कौन सी चीज रिपीट होती हुई दिख रही है बेटा। तो देखो ये C2C मिलकर के एक बनाया, फिर C2C मिलकर के एक बनाया, फिर C2C मिलकर के एक बनाया। तो ये C2C का एक यूनिट है। कुछ दिक्कत, C और 2C का एक यूनिट है। आगे बात समझ में। अब हमने पहले से ही मान लिया कि इसका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा लेट्स से x बोल दिया। ठीक है बेटा, मान लो मैंने बोला कि इस इनफाइनाइट चेन का ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें से एक यूनिट को अलग कर लिया, एक यूनिट यानी C और 2C को अलग कर लिया, C 2C को अलग कर लिया। फिर इधर क्या बचा बेटा, C 2C C 2C C 2C एंड शो ऑन। ठीक है, ये जाता जाएगा C2C C2C है ना बेटे। तो बेटे है ना, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो अब भी क्या है बेटा, इनफाइनाइट है ना, वो अब भी क्या है, इनफाइनाइट चेन है। और इस इनफाइनाइट चेन मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये और ये सेम ही है, तो इसका कैपेसिटेंस और इस ओवरऑल का कैपेसिटेंस सेम ही होगा। इस ओवरऑल का हमने x माना है, तो इसका भी क्या होगा बेटा, x ही होगा, है ना, इसका भी क्या होगा, x होगा। तो इसके बदले हम क्या ले लेंगे बेटे, x ले लेंगे। चलिए, तो क्या आ गया देखो, ये एक यूनिट जो हमने अलग किया था, और इस बाकी के बदले हमने क्या ले लिया, x ले लिया। इस बाकी के बदले हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो बेटे अब क्या हुआ है ना, जो हमने इसको अलग किया था उसको वापस से जोड़ दिया, और उस अलग किए हुए पार्ट का कितना था, x था, वो x अब इसमें जुड़ गया। तो अब जो बनेगा सर्किट बेटा, अब फिर से ये पूरा सर्किट हो गया। अब ये पूरा सर्किट हो गया, और पूरा सर्किट का ओवरऑल क्या था, x था। तो इनका जो पूरा रिजल्टेंट है ना वो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। चलिए, तो इसका रिजल्टेंट करते हैं। ये और ये कैसे है बेटे, पैरेलल में जुड़े, तो इनका क्या हो जाएगा, सीधा ऐड 2c प्लस x है ना, ऐसा हो गया। और इसका इसके साथ क्या सीरीज है, इनटू c अपॉन 2c प्लस x प्लस c है ना। ये हो गया इसका ओवरऑल, शुड बी इक्वल टू क्या बेटे, x है ना। इसका जो ओवरऑल है वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो इसका ओवरऑल निकाला और उसको इक्वल टू क्या कर दिया हमने, x कर दिया। चलिए सिंप्लीफाई करिए, तो 2c स्क्वायर हो गया बेटा, xc हो गया, इधर से 2cx हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस cx हो गया।
ठीक है, प्लस क्या हो गया Cx हो गया। आगे बात समझ में, क्या कट रहा है बेटा, क्या कट रहा है, ये 3cx कट गया, आपके पास क्या बचा 2cx इस तरफ बचा, तो x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन बन रहा है। तो बेटे ये इक्वेशन किस टाइप के है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है ना। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटे माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो गया 1 और c कितना है माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा हो गया बेटे। अब देखो x इक्वल्स टू माइनस 2c प्लस माइनस 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 प्लस हो गया बेटा 4 2 जा 8 प्लस 4 है ना 12c स्क्वायर हो गया, रूट अंडर 12c स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटे 2, तो माइनस 2c प्लस माइनस c बाहर आ जाएगा बेटे और 4 3 जा तो उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2c बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रह गया अपॉन 2, ठीक है। तो एक हो जाएगा बेटा माइनस 2c प्लस 2c रूट 3 बाई 2 और एक हो जाएगा माइनस 2c माइनस 2c रूट 3 बाई 2। तो ये वाला तो देखो निगेटिव हो जा रहा है, ये हो नहीं सकता है ना, ये हो नहीं सकता। तो अब क्या बचा बेटा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा और c अगर आपने कॉमन ले लिया रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ ओवरऑल जो हमने x माना था, ओवरऑल जो हमने x माना था उसकी वैल्यू कितनी आई c इंटू रूट 3 माइनस 1, c इंटू रूट 3 माइनस 1। This is the value of this infinite chain capacitor. ओके तो बेटे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी इनफाइनाइट वाला जैसे ही क्वेश्चन देखे ना तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उसका एक यूनिट ढूंढना है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। जैसे ही वो पता चल गया है ना, एक यूनिट को सेपरेट कर लो, जो रेस्ट ऑफ बचा वो भी इनफाइनाइट ही बचा, तो उसका कैपेसिटेंस भी वही होगा जो ओवरऑल का है, फिर उसको वापस से जोड़ दो और इनका जो ओवरऑल है वो भी वापस से क्या होगा बेटा, जो हमारा ओवरऑल है उसी के बराबर होगा। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने बुक में मिल जाएंगे बेटा, उसको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्हीटस्टोन्स बैलेंस ब्रिज ऑफ कैपेसिटर या व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज, व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज क्या होता है ये समझिए। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना आता है, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं बेटे, 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C और इसका नाम रखा D। अब ये जो चारों साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, उसमें आप क्या करें, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इस टाइप की चीजें जोड़ लें, ठीक है। तो अभी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें कैपेसिटर जोड़ेंगे, कैपेसिटर जोड़ा ऐसा, इसका मान लो C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है और इसका C4 है, ऐसा हमने कैपेसिटर की वैल्यू जोड़ दी। अब हमने A और B जो कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट है ना, ये डायगोनल है बेटा, इस डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ओके। हमने ऐसा एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहां पर हम क्या करते हैं,
यहाँ पर हम एक कुछ भी जोड़ दो, या गैल्वेनोमीटर मन करे तो गैल्वेनोमीटर जोड़ लो, है ना, इस तरीके की चीजें जोड़ लो। क्लियर है? तो बेटे ये बन जाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से वापस सुनिए क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 कैपेसिटर या रेजिस्टर, इसको ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो वहां फिर से दोबारा आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। वहां पर हम इसको प्रूव भी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ मोटे मोटे तौर पर आप सीखिए कि जब, है ना, जब 4 कैपेसिटर्स को किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी जोड़ी जाती है, और बचे 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में अगर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये क्या बन जाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कहा जाता है अगर, ठीक है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कहा जाता है अगर इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाता, ठीक है। जब इस ब्रांच में कोई भी करंट या कोई भी चार्ज नहीं जाता तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस है। व्हीटस्टोन, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन है, इसमें कोई भी करंट या कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए। कब कोई करंट या कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा बेटा, तो कोई करंट या कोई चार्ज तभी फ्लो नहीं करता जब उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कराना है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है बेटे, सेम है। Vc इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटे, Vd हो जाता है। या फिर मैंने क्या बोला, I इक्वल्स टू, गैल्वेनोमीटर में I जो है 0 होगा, या चार्ज का फ्लो जो है गैल्वेनोमीटर में वो क्या होगा, 0 होगा, है ना, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है, ठीक है, हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। अब अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो इससे क्या फायदा, ठीक है। कंडीशन, ये सारे कंडीशन है, ये हुआ तो भी समझ जाना, ये हुआ तो भी समझ जाना, ये हुआ तो भी समझ जाना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सर्किट दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया हुआ है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट कितना है, चार्ज क्या है, हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है, हमें 0 पता करना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा। लेकिन अगर इसको पता किए बिना हमको पता करना है कि हमारा ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, तो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, C1/C2 शुड बी इक्वल्स टू C3/C4। इनका जो रेशियो है ना वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस। ब्रिज इज बैलेंस्ड। तब हम क्या कहते हैं, हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो चुका है, बैलेंस्ड है, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हमारा ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो इसमें कोई करंट, कोई चार्ज, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। जब ये सब पता चल गया कि यहाँ इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो बेटे ये जो बीच का ब्रांच है ना उसका मतलब ही नहीं है कुछ, जब उसमें कोई चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो इसमें अगर हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है तो भैया उसमें कोई चार्ज ही नहीं जा रहा है। अगर हमने उसमें एक रजिस्टर लगा रहा है उसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो उस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस ब्रांच को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। इस ब्रांच के हटते ही हमारे दिमाग में तुरंत चमक होती है, तुरंत चमकता है कि ये और ये जो है अब क्या है, सीरीज में है, ये और ये अब क्या है, सीरीज में है, और ये ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। इजीली आप इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने से आपका जो सर्किट है काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना
काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना है बेटा कि ब्रिज बैलेंस होने के लिए क्या शर्त है, तो C1/C2 का रेशियो, मतलब ऊपर वाले ब्रांच के दोनों कैपेसिटर का रेशियो और नीचे वाले ब्रांच के दोनों कैपेसिटर का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ब्रिज बैलेंस है, उसके बीच का अगर कोई कैपेसिटर या कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है उसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। वेल, आगे बात समझ में। मिटा दो बेटे। तो फॉर एग्जाम्पल बेटे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये A है, ये B है, ये मान लो 2 माइक्रोफेराड है, ये 4 माइक्रोफेराड है, ये 4 माइक्रोफेराड है और ये 8 माइक्रोफेराड है और ये 10 माइक्रोफेराड है। ये C है और ये D है। आपसे पूछा जाता है कि C बिटवीन A एंड B क्या होगा, C बिटवीन A एंड B क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिसके बीच में निकालना है, जिसके बीच में निकालना है वो ब्रांच कभी नहीं हटेगा। जिसके बीच में निकालना है वहाँ क्या जुड़ा होता है, बैटरी जुड़ा होता है। ठीक है, वहाँ आप क्या जोड़ते हो, बैटरी। अभी आपने देखा था 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में हम बैटरी जोड़े थे और बाकी 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में कुछ जुड़ा होता था। तो हमें A और B के बीच में निकालना है, तो समझ लो कि A और B के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद का डायगोनली अपोजिट पॉइंट ये बचा, तो ये क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है अगर क्या हो, हमारा ब्रिज बैलेंस हो। ठीक है, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो। तो ब्रिज कैसे बैलेंस करें भैया, चेक करना पड़ेगा। तो इसका अपॉन इसका कितना हो रहा है, देखो तो 2/4 और इसका अपॉन इसका क्या हो जा रहा है बेटा, 4/8। 2 2 जा 1/2 आया और 4 2 जा 1/2 आया। क्या ये बराबर है, यस बराबर है। तो हमारा C1/C2 इक्वल्स टू हो गया बेटा C2/C3/C4। तो ये जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हटा सकते हैं। जैसे ही ये हट गया बेटा, हाँ जैसे ही ये हट गया तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है वो 2 और 4 क्या है बेटे, वो 2 और 4 क्या है, सीरीज में है। तो 2 और 4 का क्या हो गया, 2 × 4/6 है ना, 2 3 सो दिस इज 4/3। इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, 4 × 8/12, 4 किया 12, 8/3 है ना, इसका हो गया। तो अब ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है वो हुआ 4/3 और जो नीचे वाला है वो हुआ 8/3। इसके बीच में A और B के बीच में है ना बेटा। अब ये और ये कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में अपन क्या करते हैं बेटा, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं 4/3 + 8/3 विच इज 12/3, 3 चौके 12। सो इसका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है A और B के बीच में, वो कितना निकल करके आ रहा है, 4 माइक्रोफेराड निकल करके आ रहा है। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, 4 माइक्रोफेराड। सारी बात समझ में क्लियर है बच्चे। चलिए, तो अब कोई भी अगर ब्रिज वाले क्वेश्चन दिखें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, एग्जांपल ये मान लो बेटा A है, ये मान लो B है, ये C है और ये D है। सारे C है बेटा, C C C C C C और C। ठीक है, ऐसा है। अब आपको क्या करना है, C निकालना है बिटवीन A एंड B। ठीक है, C निकालना है बिटवीन A एंड B। कैसे करोगे, C निकालना है बिटवीन A एंड B। देखो बेटा, जब मैं इस तरीके से बनाता हूँ ना ऐसा, तो इसका मतलब होता है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब ये बिना टच किए हुए इसके, मतलब ये अलग है, ये वायर और ये वायर अलग है।
ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, ऐसा है। बताओ कैसे होगा, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ये ब्रिज दिख रहा है आपको? क्या ये ब्रिज है? यस सर, ब्रिज है ना, ब्रिज है, क्योंकि C/C 1 हुआ और C/C ये भी क्या हुआ, 1 हुआ, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सर यहाँ पर हम रिमूव किसको करें, किसको रिमूव करें? थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है? हाँ, अगर आपने अच्छे से समझा चीज़ को तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, अगर आपने अच्छे से समझा है तो बेटे मैंने आपको बोला कि अगर आप A और B के बीच में निकाल रहे हो तो आप समझ के चलो कि A और B के बीच में आपने क्या रखा है, बैटरी रखा है, ठीक है, A और B के बीच में आपने बैटरी लगाया है, तो A और B के बीच के वाला तो हट नहीं सकता है ना, कभी भी हम A और B के बीच में नहीं हटाते जिधर बैटरी जुड़ा होता है। उसके जो अपोजिट, मतलब उसको छोड़ करके जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, तो A B को छोड़ करके क्या बचा, C और D बचा। यहाँ पर क्या हो सकता है, हट सकता है अगर वो बैलेंस हो। तो क्या ये बैलेंस है? यस, ये बैलेंस है। बैलेंस है तो हम C और D के बीच में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो C और D के बीच में क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है बेटा, तो एक ये C जुड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब ये पूरा ब्रांच ही हट जाएगा, तो ये पूरा ब्रांच हट गया बेटा। तो अब कैसा बचा, ये देखो इस तरीके से बचा है ना। अब इस तरीके से जब बचा तो अब आपको दिख रहा है कि ये C और ये C किस में है ना बेटे, ये C और ये C किस में है, सीरीज में है। सीरीज में दो आइडेंटिकल आधा हो जाता है तो ये C/2 हो जाएगा। ये दोनों भी किस में है बेटे, सीरीज में है, सीरीज में दो आइडेंटिकल आधा। ये वाला भी क्या है बेटा, सीरीज में है, सीरीज में दो आइडेंटिकल आधा, C/2। तो देखो A और B के बीच में ये क्या हो गए, C/2 तीन जो है ब्रांचेस पैरेलल में आ गए। जब पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है बेटा, ऐड होता है, तो ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C और A और B के बीच में 3 टाइम्स C/2। So this is the final result of this circuit। हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से बड़े बड़े सर्किट, बड़े बड़े दिखने वाले सर्किट भी क्या होते हैं, काफ़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। वेल, आगे बात समझ में, चलिए। तो बेटे अब मुझे लगता है कि आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज के वाले क्वेश्चन हैं वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर, किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर, ठीक है। चलिए समझते हैं बेटा क्या होता है किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर। तो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ जो है उसके दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को समझते हैं एक एक करके। तो पहले को हम कह सकते हैं बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स लॉ या फिर जंक्शन रूल। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे करके तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, C1, C2, C3 ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ मान लो चार्ज इस ब्रांच में Q1 फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में मान लो Q2 फ्लो कर रहा है, और इस ब्रांच में मान लो Q3 फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, दो या दो से अधिक चार्जेस क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पर मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में, दो या दो से ब्रांचेज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक चार्जेस एक दूसरे से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांचेज मिल रहे हों उनको हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो ये एक जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पर Q1, Q2, Q3 इस तरीके से, है ना, चार्जेस मिल रहे हैं, या फिर तीन कैपेसिटर बोल लो C1, C2, C3, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मिल रही है, इनको हम कह देंगे जंक्शन, ठीक। आगे बात समझ में। तो किरचॉफ का कहना था कि कोई भी जंक्शन हो, ठीक है, कोई भी जंक्शन हो वहाँ पर हमेशा
हमेशा जो आने वाले चार्जेस हैं और जो जाने वाले चार्जेस हैं, इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। Q इनकमिंग का जो सम है, ठीक है, प्लस Q आउटगोइंग का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या मतलब हुआ बेटा, एट एनी जंक्शन sum of all the incoming charges and outgoing charges is always 0. This is Kirchhoff's first law, ठीक है। At any junction, algebraic sum of all incoming and outgoing charges is always 0, ठीक है बेटे, ऐसा हो गया। एट एनी जंक्शन अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस इज ऑलवेज 0। अब मैंने अल्जेब्रिक सम क्यों कहा है, क्योंकि आपको साइन मानना पड़ेगा बेटा। तो जो जनरली अपन क्या करते हैं, इनकमिंग वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और आउटगोइंग वाले को क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। चलिए तो देखिए, जैसे कि इस पॉइंट पर इनकमिंग कौन हो रहा है बेटा, Q1 अंदर आ रहा है तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। Q2 देखो इधर जा रहा है, बाहर हो गया, माइनस ले लेंगे। Q3 भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। दिस इज जंक्शन रूल। अब इसमें मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। तो बेटे Q1 क्या चीज़ है, इनकमिंग था, और Q2 प्लस Q3 क्या है, आउटगोइंग है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना बेटे, कि सम ऑफ Q इनकमिंग हमेशा बराबर होता है सम ऑफ Q आउटगोइंग के, है ना बेटे। सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस और आउटगोइंग चार्जेस हमेशा क्या रहेगा, किसी भी जंक्शन पर 0 रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक बेटे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ आपके दिमाग में चमक रहा है, कुछ आपके दिमाग में ऐसा सवाल उठ रहा है कि ये ऐसा हमने कभी पढ़ा है ना, ये हमारे जाना पहचाना जैसा लग रहा है। हाँ जरूर लग रहा है। क्यों, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि चार्ज जो है ना वो कंजर्व्ड है। चार्ज क्या है, अभी कंजर्व्ड है। और हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्योंकि एक जंक्शन है, एक जंक्शन पर खुद का चार्ज तो होता नहीं, कहीं से आ रहा होगा, कहीं से जा रहा होगा, है ना। तो जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता चार्ज जो है कभी भी नया पैदा नहीं हो रहा है। चार्ज कहीं से, है ना, डेवलप नहीं, क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो चार्ज को क्या रहना पड़ेगा, कंजर्व्ड तो रहना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो ये जो जंक्शन रूल है या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, ये पूरी तरीके से, है ना बेटे, पूरी तरीके से जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है, फॉलो करता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जंक्शन रूल है वो किस पर बेस्ड है, तो आप बोलोगे बेटे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये चीज़ आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटे। अब इसको यूज़ कैसे करना है ना। फर्स्ट लॉ आपने जो पढ़ा, इसका हमें कहाँ यूज़ करना है, चलिए दिखाते हैं आपको। लेट्स से बेटा कि यहाँ हमने 2 माइक्रोफेराड, इधर हमने 3 माइक्रोफेराड और इधर हमने 5 माइक्रोफेराड ऐसे कैपेसिटर्स जोड़ दिए। यहाँ का वोल्टेज हमने मान लो ले लिया 4 वोल्ट, यहाँ का वोल्ट ले लिया मैंने 6 वोल्ट,
यहाँ का ले लिया मैंने 8 वोल्ट, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन का मान लो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा ये हमें पता करना है मान लो, तो हम जंक्शन रूल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो बेटे, मान लो कि इस ब्रांच में करंट जो है, चार्ज जो है वो Q1 फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में मान लो चार्ज जो है वो Q2 फ्लो कर रहा है, और इस ब्रांच में चार्ज जो है वो Q3 फ्लो कर रहा है, ठीक है। चार्ज जो है वो Q3 फ्लो कर रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है बेटा, चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है ना, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो मैंने अगर इसका ये आपके ऊपर है बेटा, कैसे भी डायरेक्शन शो कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा ले सकते हो। तो मैंने ऐसा लिया है, तो इधर से इधर जाता हुआ मैंने चार्ज दिखाया है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो बताओ इस ब्रांच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, यहाँ का 4 है, यहाँ का V है, तो क्या हो जाएगा बेटे 4 माइनस V, ठीक है। तो 4 माइनस V, ठीक है बेटे। तो आपको पता है चार्ज क्या होता है, C इंटू V होता है, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस V हो गया बेटा, और वहाँ का कैपेसिटेंस 2 है, तो Q1 हमारा इतना आ गया। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो Q2 इधर से इधर जाता हुआ दिखाया है मैंने, तो Q2 इक्वल्स टू वापस क्या होगा बेटा C इंटू V, C यहाँ का कितना है 3, और वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 माइनस V, तो 6 माइनस V इंटू 3, दिस इज सेकेंड चार्ज। और इसी तरीके से थर्ड चार्ज को मैंने इधर जाता हुआ दिखाया है, तो यहाँ से 8 है बेटा, यहाँ से V है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइनस V, और इसका ये कितना है 5, ये हो गया हमारा थर्ड चार्ज। आप देखो वहाँ पर क्या दिख रहा है, सारे के सारे क्या हमने दिखाए हैं, इनकमिंग, ऑल आर इनकमिंग। तो सारे इनकमिंग चार्जेस, टोटल इनकमिंग चार्जेस कितने होंगे बेटे, ये तीनों जुड़ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या पढ़ा है आपने, टोटल इनकमिंग चार्ज किसके बराबर होता है, टोटल आउटगोइंग चार्ज के बराबर। यहाँ तो कोई आउट जा ही नहीं रहा है, आउट जाने वालों की संख्या क्या है 0, तो इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। चलिए चलिए चलिए, Q1 हमने निकाला है 4 माइनस V इंटू 2 प्लस 6 माइनस V इंटू 3 प्लस 8 माइनस V इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया बेटे 0। तो देखो 4 2 ज़ा 8, 2V, 6 3 ज़ा 18, 3V, 40, 5V इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 8 और 18, 26 और 40, ठीक है, 26 और 40 कितना हो गया बेटा 66 हो गया। माइनस 2V, माइनस 3V, माइनस 5V और माइनस 5V, माइनस 10V, उधर जा करके क्या हो जाएगा बेटे 10V। सो V इक्वल्स टू क्या आया 6.6 वोल्ट, है ना। कितना आ गया बेटा, तो ये जो अननोन था वो हमें पता चल गया 6.6 वोल्ट, 6.6 वोल्ट। आगे बात समझ में। इसका दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता था बेटा, हो सकता है आपको यहाँ पर चार्ज यहाँ का वोल्टेज दे देता, यहाँ का वोल्टेज दे करके आपसे पूछता कि बताओ हर एक ब्रांच में चार्जेस क्या है, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है। चलिए जैसा मैंने बोला बेटा, किरचॉफ्स लॉ जो है वो 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपने देखा क्या होता है, क्या कहा उसको हमने, फर्स्ट लॉ बोला या जंक्शन रूल बोला। अब जो सेकंड होता है उसको हम कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ या फिर लूप रूल। क्या कहते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ या फिर लूप रूल। आइए देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा हूँ बेटे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल, किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल। इसको शुरू करते हैं बेटा। अब इसमें देखो, इसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि लूप होता क्या है, ठीक है। लूप क्या होता है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लोग लूप कहते हैं, ठीक है। एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लोग लूप कहते हैं। आ रही बात समझ में। क्लोज मतलब वो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, और कंडक्टिंग मतलब उसमें चार्ज या करंट जो भी है वो फ्लो कर सके, ठीक है। ऐसा जो पाथ होता है, सर्किट होता है, उसको हम एक लूप कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई साहब इधर एक कैपेसिटर ले लिया C1, इधर एक कैपेसिटर ले लिया C2,
इधर एक कैपेसिटर ले लिया C3 और यहाँ हमने एक बैटरी ले ली, सेल ले लिया, ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना है V है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका V है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा हमने दिखा दिया। बेटे आपको देख रहा है कि इस सर्किट में, ये सर्किट क्या है, क्लोज है ना, इसमें क्या हो सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है ना। जैसे ही मैं सर्किट ऑन करूँगा इसमें चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया एक लूप, ठीक है, एक लूप हो गया। अब इनमें कहना क्या है इनका, देखिए किरचॉफ का, कि अगर आप एक लूप में, है ना, अगर आप एक लूप में घूमो, कहीं से भी घूमना शुरू करो, यहाँ से घूमना शुरू किए, ठीक है, तो जैसे जैसे हम घूमेंगे बेटा, तो ये जो सेल है, सॉरी कैपेसिटर है जहाँ जहाँ, ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। हाँ, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये सेल क्या करता है, वोल्टेज सप्लाई करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को सप्लाई करता है, ठीक है। तो बेटे एक सर्किट में या एक लूप में बेसिकली दो प्रकार के प्राणी होते हैं, है ना, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक जो वोल्टेज सप्लाई करता है और दूसरा जो वोल्टेज को कंज्यूम करता है ना, ऐसे दो होते हैं, एक खर्च करने वाले हैं और एक सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इनका कहना है किरचॉफ का कि एक लूप में अगर आप सारे वोल्टेज सोर्स और सारे ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम करो, टोटल करो, तो वो हमेशा जीरो हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, हम जो भी एनर्जी यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जा रही है, खर्च हो जा रही है ना। जो भी एनर्जी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो इसमें क्या हो जा रही है, खर्च हो जा रही है। समझ में आया क्या? तो दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप रूल। क्या कहता है ये, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the EMF sources and all the potential drops in a closed conducting path or loop is always zero. This is Kirchhoff's second law or loop rule. The algebraic sum of all EMFs and all potential drops in a loop is always zero। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो भैया EMF सोर्स यानी बैटरी यानी सेल क्या हुआ, एनर्जी का सप्लायर है ना, और बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, एनर्जी को स्टोर करने वाला, खर्च करने वाला, कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो एक ने एनर्जी दिया, बाकियों ने उसको लिया, है ना, तो एनर्जी क्या हुआ बेटा, कंजर्व्ड हुआ, है ना। एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे, कंजर्वेशन वाला लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है या लूप रूल है वो किसके अकॉर्डिंग है, किस चीज को फॉलो करते हुए है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें कि जंक्शन रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ यानी लूप रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसको भी मैं नोट के थ्रू लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको। नोट, लॉ ऑफ लूप रूल is based on law of conservation of energy। ठीक है, लूप रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? अब बेटा जब आप लूप रूल यूज करते हो, ठीक है, जब आप लूप रूल यूज करते हो तो वहां पर आपको कुछ साइन कन्वेंशन यूज करना होता है ना। समझते हैं इन साइन कन्वेंशन को, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ध्यान से समझिए। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से हमने एक बैटरी जोड़ रखा है, फिर एक कैपेसिटर जोड़ रखा है, देन एक बैटरी है, देन एक
कैपेसिटर है और ये B है। ठीक है बेटे, ये कैपेसिटेंस मान लो C1 है, यहाँ का वोल्टेज मान लो V है, यहाँ का कैपेसिटेंस C2 है, यहाँ का कैपेसिटेंस C3 है, इस तरीके से। ठीक है, समझना, बड़े प्यार से समझना। अब क्या होता है बेटा, हमने मान लिया, चलो हमने क्या किया, मान लिया कि चार्ज जो है वो इधर से इधर फ्लो कर रहा है, चार्ज जो है वो इधर से इधर फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, Q फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज है ना, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। ओके, अब हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, यहाँ का पोटेंशियल कितना है बेटा, यहाँ A है तो इसका पोटेंशियल मान लो मैंने VA बोल लिया, और यहाँ का पोटेंशियल मान लो क्या बोला मैंने, VB बोला। तो आप A से चले बेटा, A से जैसे जाओगे ना तो यहाँ आपको कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, कैपेसिटर में आपको पता है ड्रॉप कितना होता है, Q बराबर CV होता है बेटे, Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। तो इतना क्या हो जाएगा बेटे, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर थे तो आपके पास VA था, जब आप आगे बढ़े यहाँ जितना था उसमें से कुछ यहाँ पे क्या हो गया बेटा, खर्च हो गया। जो चीज़ खर्च हो गया वो क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो माइनस क्या हो गया बेटा, Q बाय यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, C1। ठीक है, Q बाई C1। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ आपको क्या मिला, बैटरी मिला। बैटरी क्या करता है, सप्लाई करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो है वो क्या है बेटा, माइनस, और ये वाला क्या है आपका, प्लस है। यानी ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, लो से हाई में जा रहे हो। ठीक है बेटे, लो से हाई में जा रहे हो। आप बढ़े कि घटे, इंक्रीज हुए कि घटे, तो बेटे आप इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज हुए तो आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो हम जब यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो क्या हो गए, बढ़ गए तो हमने प्लस ले लिया। फिर यहाँ पर गए बेटा, यहाँ पर गए तो क्या होगा, यहाँ पर वापस से ड्रॉप होगा, तो माइनस Q बाई क्या हो जाएगा बेटे, C2। यहाँ पर भी क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्या हो जाएगा बेटा, C3, है ना। और यहाँ पर पहुँच गए, ये इक्वल टू क्या हो गया, VB हो गया, है ना। क्या हो गया बेटे, VB हो गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है, अच्छे से समझा। तो VA माइनस Q बाई C1 प्लस V माइनस Q बाई C2 और माइनस Q बाई C3 इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, VB। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर क्या रूल निकल के आ रहा है। रूल ये निकल के आ रहा है कि अगर आप चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो, ये हमने चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन लिया है, हम इधर ही जा रहे हैं, तो जब आप चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में जाते हो तो ड्रॉप हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। क्या आपको गांठ बांधनी है बेटा, क्या आपको दिमाग में बिठाना है कि अगर आप चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो कैपेसिटर में जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। देखो यहाँ नेगेटिव लिया, यहाँ नेगेटिव लिया, यहाँ नेगेटिव लिया। ठीक, एक बात, अगर इसके उल्टा जाओ, उल्टा मतलब चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है लेकिन मैं लिखना इधर से इधर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, फिर जो यहाँ ड्रॉप होगा ना वो आप प्लस लोगे। ठीक, दो बातें समझ में आ गया, दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। मैं नोट करके लिख देता हूं, along the direction of flow of charge drops in capacitor is taken negative। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर उल्टी दिशा में जा रहे हो, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तब जो ड्रॉप्स होगा वो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इन कैपेसिटर इज टेकन पॉजिटिव, इज टेकन पॉजिटिव। आया समझ में, तब हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, है ना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या लेना है, ड्रॉप्स को नेगेटिव लेना है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर आप जा रहे हो, लिख रहे हो इक्वेशन, तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। समझ गए, दो चीज़ें। तीसरी चीज़,
तीसरी चीज, अगर सेल को पार कर रहे हो, सेल को क्रॉस कर रहे हो, बैटरी को क्रॉस कर रहे हो और माइनस से प्लस जाते हो, ठीक है, तो वो क्या काउंट करोगे? पॉजिटिव। और अगर प्लस से माइनस जाते हो तो उसको क्या काउंट करोगे? नेगेटिव। इफ सेल इज क्रॉस्ड, सेल इज क्रॉस्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन आपका क्या हुआ? माइनस से प्लस गए, मतलब लोअर से हायर गए, इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज हुए तो क्या लेना है बेटा? इंक्रीज हुए तो क्या लेना है आपको? पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। इफ सेल इज क्रॉस नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस इज टेकन पॉजिटिव। और इफ सेल इज क्रॉस्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपकी क्या हुआ बेटा? हायर से लोअर गए ना, तो जब हाई से लो गए तो आप क्या हुए? घटे, डिक्रीज हो गए। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन नेगेटिव, ठीक है। ये चार बातें आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल, ये चार बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए भैया, तो ये तो हो गया, चारों बातें हमें समझ में आ गई। अब दो तरह की चीजें हो सकती है बेटा। एक हो सकता है कि आप किसी ओपन सर्किट में लूप रूल लगा रहे हो, इक्वेशन लिख रहे हो, है ना, किरचॉफ सेकेंड लॉ लगा रहे हो, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, केवीएल कहीं कहीं, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो अगर ओपन में लिख रहे हो या फिर आप क्लोज में लिख रहे हो, ठीक है, डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखो क्या है, ये क्लोज है, तो इस क्लोज में अगर हम देख रहे हैं तो बेटा अपने को क्या करना है? पहले एक चार्ज का डायरेक्शन मान लेना है, कोई भी डायरेक्शन आपका जो मन करे वो मान लो हमने ऐसा चार्ज का डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये क्यू चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब आपको इक्वेशन लिखना है इसके लिए, केवीएल इक्वेशन निकालना है, लिखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना है। तो कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट से शुरू हो जाइए, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट से शुरू हो जाइए। तो यहाँ से शुरू होंगे बेटा, तो इसको पार करना पड़ेगा, ऐसे घूम रहे हो आप, ठीक है, तो इसको पार करना पड़ेगा। तो चार्ज के डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना, तो चार्ज के डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो क्या होगा? ड्रॉप नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव? तो अभी ये सिखाया मैंने आपको, नेगेटिव लेना है। कितना होता है बेटा? Q/C, तो Q/C1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे बेटा, अगेन चार्ज के डायरेक्शन में हो, ड्रॉप कैसा होगा? नेगेटिव, तो Q/C2। फिर यहाँ से देखो वापस आप चार्ज के डायरेक्शन में हो, नेगेटिव होगा ड्रॉप, Q/C3। एंड फिर बैटरी में आए बेटा, बैटरी में कैसे पार कर रहे हो? माइनस से प्लस पार कर रहे हो, माइनस से प्लस गए यानी लोअर से हायर गए, लोअर से हायर गए मतलब इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस भी, टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। टोटल क्या हो जाता है? 0। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये है तरीका लूप रूल लगाने का या इक्वेशन लिखने का, ठीक है, इक्वेशन लिखने का। अब देखो बेटा, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसमें हो सकता है कि एक ही लूप बने, हो सकता है 2 लूप बने, हो सकता है 3 लूप बने, है ना, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक लूप बना तो आपको देखो एक इक्वेशन लिखाएगा, अगर 2 लूप बने तो हो सकता है 2 इक्वेशन बनेंगे, 3 लूप बनेंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे। जितने ज़्यादा लूप्स होंगे बेटा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे। आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपकी जो भी अननोन वैल्यूज़ हैं वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है बेटे, वो सारे आप फाइंड आउट कर सकते हो उन इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, ठीक है। चलो इस तरीके का मैंने मान लो इक्वेशन ले लिया, ठीक है, इसको बोला C1, C2, C3 एंड C4 और यहाँ पर हमने ले लिया V, ठीक है। तो यहाँ कितने लूप बनते हुए दिख रहे हैं बेटा? 2 लूप बनते हुए दिख रहे हैं ना, 2 लूप बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इक्वेशन लिखाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो आप अपनी मर्जी से, ये देखो एक लूप है बेटा, यहाँ पर हम एक चार्ज मान लेंगे, यहाँ पर हमने क्या मान लिया? Q1,
ये दूसरा लूप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा चार्ज मान लेंगे Q2, ऐसा, ओके, इस तरीके से मान लेंगे। अब देखो ये दोनों का जो डायरेक्शन है हमने क्या लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, क्लॉकवाइज लिया है। अब ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डायरेक्शन लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, दोनों में सेम लेना है, दोनों में अपोजिट लेना है, वो प्योर आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मन करे वैसा ले सकते हो, ठीक है। आपने ले लिया, मान लो मैंने ऐसा लिया, तो आपको दो लूप है बेटा, पहले लूप में काम करो, पहले लूप में लिखना शुरू करो, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चार्ज क्या हुआ, इधर फ्लो किए बेटे। चार्ज जब इधर फ्लो होगा तो चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हो, चार्ज के डायरेक्शन में आपको क्या लेना होता है, नेगेटिव। तो क्या होगा बेटा, चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, इतना ड्रॉप हो गया। जब ये आप यहाँ आओगे बेटा, यहाँ पर आओगे तो दो चार्जेज हो रहे हैं ना, इधर से Q1 गया और इधर नीचे से ऊपर देखो Q2 आ रहा है ना, है ना, इधर से और इधर से। तो यहाँ पर कितना होगा, एक तरफ से Q1 आ रहा है और एक तरफ से Q2 जा रहा है, ठीक है, ऐसा। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट इसमें जाएगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इसमें जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, Q1 माइनस Q2, है ना। अब आपको तो पता नहीं ना कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है, नहीं पता है आपको, है ना, क्लियर है। नेट किधर फ्लो होगा ये भी नहीं पता है, आप क्या मान के चलोगे। अभी आप इस लूप के लिए लिख रहे हो ना, तो इस लूप के लिए लिख रहे हो, उस लूप के चार्ज को बड़ा मानेंगे, तो इस लूप के चार्ज को बड़ा मानेंगे बेटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। हम अभी भी इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो जो ड्रॉप होगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो माइनस रिजल्टेंट चार्ज कितना हो गया बेटा, Q1 माइनस Q2 अपॉन यहाँ का कैपेसिटेंस क्या है, C2। देन यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से माइनस से प्लस गए, ठीक है, माइनस से प्लस गए बेटा, मतलब इंक्रीज हुए तो इक्वल प्लस B हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया बेटा एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन, इस लूप में जाओगे, यहाँ पर लिखना शुरू करोगे, यहाँ से मान लो हमने लिखा, तो यहाँ से यहाँ गए बेटा, कौन सा चार्ज, Q2, ड्रॉप नेगेटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगा, माइनस Q2 बाय C3। यहाँ पर भी वही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस Q2 बाय C4। एंड देन यहाँ पर, अब यहाँ पर वापस से इधर Q1 और इधर से इधर Q2, दो अलग अलग चार्जेस हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो क्या होगा बेटा, घटेगा, घटेगा। तो अभी इस बार कौन बड़ा लेंगे, तो हमेशा याद रखें जिस लूप पे काम कर रहे हैं उसके चार्ज को बड़ा मानेंगे। जब यहाँ थे तो मैंने इसको बड़ा माना था, अभी यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसको बड़ा मानेंगे। तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटे, Q2 माइनस Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है उसका, C2, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे देखो दो इक्वेशन बन गए, दो लूप, दो इक्वेशन सॉल्व करो और Q1 और Q2 आपका आ जाएगा, है ना। तो आप हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर में क्या कर पा रहे हो, चार्जेस को कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर आपको चार्ज मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया, तो आप हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर में क्या कर सकते हो, वोल्टेज पता कर सकते हो। तो जो किरचॉफ्स लॉ है उसके बहुत सारे यूज़ हैं, है ना, काफ़ी यूज़ हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसके ऊपर। आइए, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक बैटरी है बेटा यहाँ पर 2 वोल्ट की, फिर इधर एक और 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाया है, इधर भी एक कैपेसिटर है और इधर भी एक कैपेसिटर है। तीनों की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। दोनों की वोल्टेज कितनी है, 2 माइक्रोफेराड है। और क्या बोलते हैं, ऐसा बीच वाला नहीं दिया है क्या, बीच वाला यहाँ
पर अननोन है सी, ठीक है, इसकी वैल्यू अननोन है, और यहाँ का पॉइंट 1 है, यहाँ का पॉइंट 2 है, ठीक है, यहाँ का पॉइंट 2 है। आपसे क्या पूछा है कि यहाँ का बोला कि पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो VA माइनस VB कैलकुलेट करने बोला है आपको, ठीक है। फाइंड VA माइनस VB, ठीक है, क्या पता करना है, VA माइनस VB पता करना है। कैसे करें, ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, एक कितने लूप दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 2 लूप दिख रहे हैं ऑब्वियसली, तो एक यहाँ पर मान लो Q1 और एक जो है यहाँ पर मान लो Q2, है ना, ऐसा हमने मान लिया। कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमने इस तरीके से मान लिया। अब चलो इस लूप में लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से चलो घूमता हूँ, है ना, ऐसे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ 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 तक, यहाँ पर चार्ज के डायरेक्शन में हूँ मैं, तो चार्ज के डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, ड्रॉप होगा, माइनस होगा, तो माइनस Q/C, तो Q1 बाई क्या हो गया बेटा 2। फिर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बेटे, Q1 भी इस डायरेक्शन में, Q2 भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 डायरेक्शन में हूँ, है ना, तो डायरेक्शन में हूँ तो माइनस होगा अपॉन C, यहाँ का कैपेसिटेंस अननोन है C। फिर यहाँ से घूम के यहाँ गए बेटा, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो माइनस से फिर प्लस, तो प्लस हो जाएगा, +2, वापस से यहाँ आ गया, इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। एक लूप घूम लिया, है ना, एक लूप में टोटल क्या हो गया 0 हो गया, तो ऐसा आ गया बेटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस Q1 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 2C, तो माइनस Q1C हो जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q2, C हमने ले लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 4C हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो माइनस Q1C माइनस Q1 प्लस Q2 2 प्लस 4C इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस Q1C माइनस 2Q1 माइनस 2Q2 प्लस 4C इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये Q1 को एक साथ कर लेता हूँ, तो माइनस Q1C प्लस 2 माइनस 2Q2 इक्वल्स टू माइनस 4C, है ना, इक्वल्स टू माइनस 4C, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो Q1 इंटू C प्लस 2 प्लस 2Q2 इक्वल्स टू 4C, इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा दूसरे लूप में चलते हैं, दूसरे लूप में लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ से घूमता हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊँगा बेटा, क्या हुआ, प्लस से माइनस गया ना, डिक्रीज हुआ तो माइनस लेना पड़ेगा, सो माइनस 2, घूमो घूमो घूमो, यहाँ से यहाँ देखो क्या है, चार्ज Q2 और ड्रॉप होगा, डायरेक्शन में हूँ, ड्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन C यानी 2। देन यहाँ से घुमा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कितना चार्ज है बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, डायरेक्शन में हूँ, ड्रॉप होगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा C, घूम के वहीं आ गया बेटा, इक्वल टू क्या हो गया 0। लूप कंप्लीट हो गया मेरा। तो सिंप्लीफाई करिए बेटा, अगेन हम क्या करें, 2C क्या हो जाएगा, माइनस 4C माइनस P माइनस Q2C एंड माइनस 2 टाइम्स Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या 0। तो ये इधर जाकर के 0 हो जाएगा, माइनस 4C माइनस Q2C माइनस 2Q1 माइनस 2Q2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटे 2Q2, तो यहाँ से मैं Q2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस C और ये हो जाएगा माइनस 2Q1 और ये इधर जाकर के हो जाएगा 4C प्लस 4C, ठीक है। तो अगर माइनस उधर ले गया तो हो जाएगा 2Q1 प्लस Q2 इंटू 2 प्लस C इक्वल्स टू माइनस 4C, इक्वेशन नंबर। तो आपके पास अब 2 इक्वेशन है बेटे, ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें, तो किसी एक को
सी प्लस टू उधर है और इधर 2q1 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सी प्लस टू से, सी प्लस टू से। तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो गया हमारा 2q1 c प्लस टू, सी प्लस टू। ये क्या हो गया हमारा 4q2, 4q2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 4 2 ज़ा 8c। देन दिस साइड 2c प्लस 2q1, 2q1 c प्लस टू, देन q2 इंटू सी प्लस टू का, q2 इंटू सी प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन माइनस 4c इंटू सी प्लस टू, सी प्लस टू, ऐसा। अब इसको मैं मान लो क्या कर देता हूँ माइनस, तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये खत्म हुआ, क्या बचा 4q2 माइनस q2 इंटू सी प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8c प्लस 4c इंटू सी प्लस टू, ऐसा हो जा रहा है। q2 अगर हमने कॉमन लिया तो बच रहा है 4 माइनस सी प्लस टू का होल स्क्वायर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। 8c को अगर हमने कॉमन 4c को कॉमन लिया तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तो 8c प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8c है ना, ऐसा हो जा रहा है। चलिए अब क्या हो जाएगा, q2 इंटू 4 माइनस इसका क्या हो जाएगा बेटे c स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस 4c, हाँ, एंड 8c क्या हो गया 16c प्लस 4c स्क्वायर, q2 इंटू ये 4 और ये 4 कैंसिल हुआ, इधर बच गया अपने पास माइनस 4c प्लस c स्क्वायर कुछ टू 16 प्लस 4c स्क्वायर, 16 प्लस 4c स्क्वायर, very much complicated. So q2 equals to 16 plus 4c square upon minus 4c plus c square, ऐसा आ गया आपका क्या q2। अब अगर आपको q2 आ गया तो आप किसी एक इक्वेशन में रख करके क्या कर सकते हैं, q1 कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा इक्वेशन आपके पास, कहाँ है दिस इज सेकंड इक्वेशन ना, 2q1 प्लस q2 प्लस c माइनस 4c, अगर इसको यूज करें यहाँ पर q2 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, ठीक है। तो 2q1 देन q2, तो q2 की प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 16 प्लस c स्क्वायर सॉरी 4c स्क्वायर अपॉन माइनस ले सकता हूँ ना, माइनस, ठीक है, 4c प्लस c स्क्वायर, इधर पे था 2 प्लस c, ठीक है, 2 प्लस c इक्वल टू क्या है माइनस 4c, माइनस 4c, कुछ कट रहा है, यस, तो 2q1 माइनस 16 प्लस 4c स्क्वायर अपॉन, यहाँ से मेरा c कॉमन हो गया, नहीं कटेगा, c कॉमन भी लिया तो 4 प्लस c बचेगा, 4 प्लस c इंटू 2 प्लस c इक्वल्स टू माइनस 4c, तो 2q1 इक्वल्स टू
oh my god, minus 4c into c into 4 plus c, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 2q1 इक्वल्स टू माइनस 4c, और ये इधर जा कर के अपना हो जाएगा 2 प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी इंटू 16 प्लस 4c स्क्वायर अपॉन c इंटू 4 प्लस सी, ऐसा हो गया। नाउ दिस माइनस 4c इंटू c इंटू 4 प्लस सी प्लस 2 प्लस सी 16 प्लस 4c स्क्वायर अपॉन c इंटू 4 प्लस सी, क्या हो गया, माइनस 4c स्क्वायर 4 प्लस सी प्लस 16 टू ज़ा 32 प्लस 4 टू ज़ा 8c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 4c क्यूब अपॉन c इंटू 4 प्लस सी, ऐसा। तो माइनस ये हो जाएगा बेटा अपना 16c स्क्वायर माइनस 4c क्यूब प्लस 32 प्लस 8c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 4c क्यूब अपॉन c इंटू 4 प्लस सी, तो माइनस 4c क्यूब एंड प्लस 4c क्यूब कैंसिल, क्या बच रहा है, माइनस 16c स्क्वायर एंड प्लस 8c स्क्वायर, इट विल बिकम माइनस 8c स्क्वायर, नो, माइनस 8c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 32 अपॉन c इंटू 4 प्लस सी, ठीक है। दिस मच इज हाउ मच, 2q1। अच्छा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। सो q1 जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 8c प्लस 16 अपॉन c इंटू 4 प्लस सी, ठीक है बेटे। तो आपको देखो जो भी अननोन चीज़ें थी है ना, q1 q2 वो पता चल गया, ठीक है। अब आपको पता करना है कि यहाँ पर कितना कैपेसिटी चार्ज है, तो यहाँ पर q2 है, यहाँ पर चार्ज कितना है तो q1 था, यहाँ पर चार्ज कितना था तो q2 था, यहाँ पर कितना चार्ज था q1 प्लस q2, ठीक है। तो आपने q1 निकाला यहाँ से, इसके पीछे आपने q2 निकाला था, आप q1 और q2 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज पता चल जाएगा, टोटल चार्ज क्या है। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चूंकि डेटा हमने अलग लिया, मीन्स डेटा जो है हमने प्योर नहीं लिया है ना, तो अगर हमारे पास प्योर डेटा होगा तो आपके पास जो है जो कैलकुलेशन है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, कैलकुलेशन जो होगा वो इजी रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रोसेस समझना है, प्रोसेस अगर आपको अच्छे से समझ में